नमस्कार। आज हम एक काफी दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं जी। ज्योतिष और वास्तु विज्ञान। इनका आपस में क्या रिश्ता है? हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत लोगों के मन में आता है। हमारे पास ज्योतिषी तुषार शुक्ला का एक लेख है, शीर्षक है वास्तु विज्ञान ग्रह डिजाइन के माध्यम से ग्रहों की ऊर्जा का उपयोग। अच्छा। और देखिए, इस लेख का जो मुख्य तर्क है वो ये कि हमारी कुंडली में जो ग्रह है ना, जी। वो सिर्फ बैठे हुए दर्शक नहीं है, मतलब वो लगातार हमसे ऊर्जा का लेन देन कर रहे हैं। ऊर्जा का लेन देन। हाँ, और ये ऊर्जा कहीं और से नहीं बल्कि हमारे अपने घर जहाँ हम रहते हैं उससे जुड़ी हुई है। ये तो वाकई एक अलग नजरिया है, मतलब घर सिर्फ दीवारें नहीं। बिल्कुल, एक तरह का ऊर्जा केंद्र हो सकता है, ये लेख कहता है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे ना कि इस लेख के हिसाब से घर का डिजाइन ग्रहों की ऊर्जा को कैसे प्रभावित करता है। हाँ, और क्या ज्योतिषी जो उपाय हम करते हैं उनकी सफलता भी इस पर निर्भर है। बिल्कुल। लेख तो यही कहता है कि ज्योतिष और वास्तु ये एक दूसरे के पूरक हैं, शायद एक ही सिक्के के दो पहलू। तो चलिए थोड़ा और समझते हैं इसे। क्या हमारा घर सच में सिर्फ ईंट पत्थर है, या फिर जैसा लेख कह रहा है ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ा कोई यंत्र? हाँ, यंत्र वाली बात तो काफी बड़ी है। शुरुआती लेख में एक तीखी बात से होती है। अच्छा, क्या कहा है? कहते हैं कि कई ज्योतिषी वो राहु केतु जैसे ग्रहों के योग तो बता देते हैं, हाँ, वो तो बताते हैं, पर उनकी असली ऊर्जा कैसे काम करती है ये राज नहीं खोलते। लेख का मानना है कि ग्रह कुंडली के नक्शे में बस बैठे हुए निशान नहीं है, वो एक्टिव है, ऊर्जा भेज रहे हैं, शायद ले भी रहे हैं हमारे आसपास से। ये बात पारंपरिक ज्योतिष की जो समझ है उससे थोड़ी आगे जाती है। कैसे? आमतौर पर ग्रहों को स्थिर प्रभाव वाला मानते ना, कि जन्म के समय जो स्थिति थी वैसा असर रहेगा। हाँ, लेकिन ये लेख कह रहा है कि वो गतिशील हैं, डायनामिक एनर्जी सोर्सेज हैं, और उनका हमारे माहौल से, खासकर घर से लगातार एक कनेक्शन है, एक लाइव एनर्जी इंटरेक्शन। लाइव एनर्जी इंटरैक्शन, ये दिलचस्प है जी। और इसी से जुड़ा एक और सवाल उठाया है लेख ने, जो सोचने पर मजबूर करता है। क्या सवाल है? कि हम ग्रहों की शांति के लिए मंत्र जाप करते हैं, हवन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं। हाँ, करते हैं। पर अगर घर का वास्तु ही गड़बड़ है तो इन उपायों से जो पॉजिटिव एनर्जी मिलती है वो कुछ ही दिन में खत्म क्यों हो जाती है? ये तो बहुत प्रैक्टिकल सवाल पूछ लिया। जैसे मेहनत करके पानी भरा और बर्तन में छेद था। बिल्कुल। यहीं पर ये लेख वास्तु को ज्योतिष का एक अहम प्रैक्टिकल हिस्सा बता रहा है। मतलब ये कि अगर घर का स्ट्रक्चर, उसका वास्तु यूनिवर्स की एनर्जी के फ्लो के साथ नहीं है जी, तो बाहर से आप कितनी भी अच्छी एनर्जी ले आओ पूजा पाठ से, वो वहां टिकेगी नहीं। अच्छा, घर एक कंटेनर जैसा है, अगर उसमें ही लीकेज है तो ऊर्जा बह जाएगी। तो ये कह रहे हैं कि पूजा पाठ की शक्ति भी वास्तु पर निर्भर है। ये तो थोड़ी अलग बात है। हाँ, लेख का नजरिया तो यही है। वो पूजा पाठ को गलत नहीं कह रहा, पर उसकी इफेक्टिवनेस बनी रहे इसके लिए वास्तु को जरूरी मान रहा है। एक तरह से नींव की तरह। बिल्कुल, एक मजबूत नींव जिस पर उपाय टिक सकें। आगे बढ़ते हैं। लेख एक बहुत बहुत बड़ा दावा करता है। क्या? हमारे घर को सीधे सीधे एक यंत्र कहता है। यंत्र? हाँ, एक ऐसा टूल, एक उपकरण जो ब्रह्मांड से ऊर्जा लेता है और उसे हमारे लिए बदलकर लौटाता है। घर एक कॉस्मिक मशीन जैसा। ये सुनने में तो बड़ा अजीब लगता है, लेकिन वास्तु के जो गहरे सिद्धांत है ना, हाँ, उनमें कुछ ऐसी ही बातें हैं जहां घर को सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बल्कि एक जीवित इकाई मानते हैं। जीवित इकाई? हाँ, एक लिविंग एंटिटी जो कॉस्मिक यानी ब्रह्मांडीय और अर्थली यानी धरती की ऊर्जाओं के बीच एक पुल का काम करता है। अच्छा। और हम जो उसमें रहते हैं, हमारी चेतना, हमारी मौजूदगी उसे जीवन देती है और बदले में घर की ऊर्जा हमें प्रभावित करती है। तो ये टू वे प्रोसेस है। जी हाँ, एक दो तरफा रिश्ता। घर सिर्फ एक पैसिव जगह नहीं है। इस बात को समझाने के लिए एक मजेदार बल्कि थोड़ा फनी सा उदाहरण भी दिया है। क्या उदाहरण है? मान लीजिए किसी की कुंडली बहुत अच्छी है, हाँ। सब ग्रह बढ़िया, शुभ योग, ठीक है, लेकिन वो आदमी 2 महीने से बिजली का बिल नहीं भर पा रहा। अरे ऐसा क्यों? लेख कहता है कारण यह है कि ग्रहों से जो अच्छी ऊर्जा आ रही है उसका घर उसे ठीक से संभाल नहीं पा रहा, स्टोर नहीं कर पा रहा या सही दिशा नहीं दे पा रहा। अच्छा, तो मतलब कुंडली अच्छी होने का भी फायदा नहीं हुआ। हाँ, यही तो। ये उदाहरण कुंडली और वास्तु के सीधे अटूट संबंध पर जोर देता है। मतलब आपकी पर्सनल कुंडली और आपके घर का वास्तु, ये दोनों जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, एक जगह प्लस है, दूसरी जगह माइनस, तो रिजल्ट 0 हो सकता है। ऊर्जा है पर उसका सही फ्लो,
सही स्टोरेज जरूरी है। ये बात तो सोचने वाली है। बिल्कुल। और अगर घर की ऊर्जा इतनी जरूरी है तो उन जगहों का क्या जहां हम सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं? जैसे कि बेडरूम? हाँ, बेडरूम। लेख कहता है हम जहां सोते हैं वहां की ऊर्जा रात भर हम में समाती है, धीरे धीरे। ये तो लॉजिकल लगता है। और फिर राहु का उदाहरण दिया है कि अगर सोने की जगह पर राहु की ऊर्जा ज्यादा है। हाँ, राहु तो वैसे भी भ्रम का कारक माना जाता है। बिल्कुल। तो व्यक्ति भ्रम, कंफ्यूजन, एक तरह का माया जाल महसूस कर सकता है। जागते हुए भी चीजें धुंधली लग सकती हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अच्छा, और क्या है? लेख कहता है कि उसी राहु की ऊर्जा को अगर वास्तु से सही दिशा दें, हाँ, उसे बैलेंस करें, तो वही ऊर्जा जो कंफ्यूजन दे रही थी वो इंट्यूशन यानी अंतर्ज्ञान दे सकती है, भविष्य का अंदाजा लगाने की क्षमता। अरे वाह! मतलब ग्रह की ऊर्जा खुद में अच्छी या बुरी नहीं है। सही पकड़ा। उसका असर इस पर निर्भर करता है कि हम उसे अपने माहौल से, वास्तु से कैसे चैनल करते हैं। तो राहु की नेगेटिव एनर्जी भी पॉजिटिव बन सकती है। बिल्कुल। लेख ये दिखा रहा है, राहु जिसे अक्सर नेगेटिव मानते हैं, उसकी ऊर्जा के भी दो पहलू हैं। सही वास्तु उसे डिस्ट्रक्टिव के बजाय कंस्ट्रक्टिव बना सकता है। और ये बाकी ग्रहों पर भी लागू होता है? जी हाँ, लेख के अनुसार ये सिद्धांत सभी ग्रहों पर लागू होता है। वास्तु एक तरह से ग्रहों की ऊर्जा को फिल्टर और मॉड्यूलेट करने का काम कर सकता है। ये तो बहुत ही दिलचस्प बात है ना? अच्छा, आगे लेख थोड़ी आलोचना भी करता है आजकल के ट्रेंड पर। किस तरह की आलोचना? कि लोग आजकल आर्किटेक्ट से मॉडर्न दिखने वाले नक्शे बनवाते हैं और वास्तु से समझौता कर लेते हैं। हाँ, ये तो होता है। एस्थेटिक्स पर ज्यादा ध्यान होता है। लेख इसे जीवन के पतन की पहली ईंट कहता है। अरे बाप रे, इतनी बड़ी बात? हाँ, कि घर का गलत डिजाइन ही आगे की मुसीबतों की जड़ बन सकता है। ये असल में मॉडर्न लाइफस्टाइल और ट्रेडिशनल ज्ञान के बीच का जो तनाव है उसे दिखाता है। कैसे? ना, लेख का तर्क है कि वास्तु सिर्फ दिशाओं पर खेल नहीं है कि 6 महीने का कोर्स कर लिया। ये एक गहरा तांत्रिक और यांत्रिक ज्ञान है, मतलब एनर्जी और स्ट्रक्चर का साइंस। इसे इग्नोर करना महंगा पड़ सकता है। दक्षिण भारत का उदाहरण भी दिया है। हाँ, कि वहां लोग अब भी वास्तु को ज्यादा गंभीरता से लेते हैं, शायद इसीलिए ज्यादा लाभ उठाते हों। और इसी आलोचना में कुछ ज्योतिषियों का भी जिक्र है। अच्छा, उनका क्या कहा? कि कुछ ज्योतिषी बस उपाय बताते रहते हैं, जप करो, अनुष्ठान करो, दक्षिणा दो। हाँ, ये तो आम बात है। लेकिन वो व्यक्ति को उसकी अपनी ऊर्जा को मैनेज करने का गहरा ज्ञान नहीं देते कि वो अपने घर के जरिए कैसे अपनी एनर्जी बैलेंस कर सकता है। ये भी एक वैलिड पॉइंट है। मतलब सिर्फ उपाय पे निर्भरता ठीक नहीं। लेख चाहता है कि ज्योतिषी लोगों को इस एनर्जी साइंस के बारे में भी बताए, वास्तु की भूमिका के बारे में, ताकि लोग खुद भी कुछ कर सकें, अपने माहौल को ठीक कर सकें, एम्पावर हो सके। अब आते हैं लेख के सबसे बड़े और शायद सबसे कंट्रोवर्शियल दावे पर। ओके, क्या है वो? कहा गया है कि अगर किसी का घर उसकी कुंडली और शुद्ध वास्तु के हिसाब से बना हो जी, तो जीवन की 90% समस्याएं अपने आप खत्म हो सकती हैं। 90%? ये तो बहुत ही बड़ा दावा है ना? और आगे ये भी कहा है कि ऐसे घर में कुंडली के जो डरावने योग होते हैं ना, हाँ, जिनसे लोग डरते हैं, वो भी नुकसान नहीं पहुंचा पाते। घर के क्लेश, पति पत्नी में झगड़े, तलाक, प्रेम में असफलता, ये सभी कम या खत्म हो सकते हैं। बाप रे, मतलब वास्तु सिर्फ बचाव ही नहीं, इलाज भी है, एक तरह का कवच। हाँ, लेख तो यही कह रहा है कि सही वास्तु वाला घर नेगेटिव ज्योतिषी असर के खिलाफ एक शील्ड की तरह काम कर सकता है। एक बफर जोन जैसा। बिल्कुल, जिससे लाइफ के कई एरिया में अपने आप सुधार आ जाए। ये घर के डिजाइन का मामला नहीं, एक तरह की एनर्जी सिक्योरिटी सिस्टम की बात हो रही है। एनर्जी सिक्योरिटी सिस्टम? मतलब मैनेज करने के कोई तरीके भी हैं? हाँ, लेकिन इस तरफ भी इशारा करता है। कैसे? कहता है कि ग्रहों की स्पेसिफिक एनर्जी को स्टोर करने और घर में डिस्ट्रीब्यूट करने के तरीके हैं। स्टोर और डिस्ट्रीब्यूट कैसे? उदाहरण दिया है कि जैसे मंगल की ऊर्जा तांबे यानी कॉपर से ली जा सकती है। अच्छा। वैसे ही सूर्य, चंद्रमा, बुध, गुरु वगैरह की ऊर्जा भी खास चीजों या तरीकों से लेकर घर को एनर्जाइज किया जा सकता है। तो ये एनर्जी के फिजिकल पहलू की बात हो रही है। हाँ, कि कुछ मटेरियल्स या धातुएं ग्रहों की ऊर्जा से जुड़ती हैं। बिल्कुल, ये एनर्जी के एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को एक टेंजिबल मतलब ठोस रूप देने की कोशिश है, ताकि हम कुछ कर सकें। हाँ, कि वास्तु में अलग अलग मटेरियल, रंग, शेप क्यों इस्तेमाल होते हैं, उसके पीछे एक एनर्जी का लॉजिक हो सकता है। धातुएं, रत्न, पौधे भी शायद एनर्जी कंडक्टर या स्टोरेज का काम कर सकते हैं। ज्योतिषियों से सिर्फ उपायों के बारे में नहीं पूछना चाहिए, तो फिर इन एनर्जी मैनेजमेंट टेक्निक्स के बारे में भी पूछना चाहिए। अच्छा, और क्यों?
क्योंकि तर्क ये है कि कोई भी बुरा योग कितना भी खराब क्यों न लगे, हाँ। वो सबसे पहले इंसान के मेंटल एनर्जी फील्ड या कह लें कि ऑरा पर असर डालता है। ऑरा पर। और अगर कोई एनर्जी बैलेंस का ये साइंस सीख ले, जिसमें वास्तु का बड़ा रोल है, तो वो अपनी एनर्जी फील्ड को इतना स्ट्रांग बना सकता है कि तथाकथित मृत्यु तुल्य योग भी उसे छू नहीं पाएंगे। अरे, ये फिर से एक बहुत बड़ा दावा है। बिल्कुल, ये इंसान की अपनी अंदरूनी ताकत और उसके माहौल के गहरे कनेक्शन पर आधारित है। तो मतलब सिर्फ ग्रह ही सब कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारी अपनी एनर्जी की मजबूती भी मैटर करती है। सही कहा, और वास्तु उस मजबूती को बढ़ाने का एक तरीका है। मतलब हमारी इंटरनल एनर्जी और बाहर के असर के बीच एक लिंक है। हाँ। और अगर हम अपनी एनर्जी फील्ड को वास्तु वगैरह से बैलेंस कर लें, स्ट्रांग कर लें, तो हम बाहरी नेगेटिविटी के लिए ज्यादा रेजिलिएंट, मतलब लचीले बन सकते हैं। ये भाग्य को सिर्फ मानना नहीं, बल्कि उसे एक्टिवली मैनेज करने जैसा है। बिल्कुल, अपने माहौल के जरिए। तो कुल मिलाकर देखें तो ये लेख ज्योतिष को सिर्फ भविष्य बताने वाला शास्त्र नहीं मान रहा। नहीं, ये इसे एनर्जी के एक गहरे विज्ञान का दरवाजा बता रहा है। हाँ, जहाँ फिजिकल दुनिया, हमारा घर, चीजें, और सटल दुनिया, ग्रहों की ऊर्जा, हमारा मन, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। एक इंटीग्रेटेड नजरिया। जी बिल्कुल, जहाँ वास्तु, मटेरियल्स, ग्रह, मन सब एक दूसरे से जुड़े हैं और सब मिलकर हमारी लाइफ को शेप देते हैं। एक होलिस्टिक व्यू है। तो इस लेख से जो सबसे बड़ी बात समझ में आई वो ये है कि हमारा घर सिर्फ घर नहीं है, ये हमारी कुंडली का फिजिकल एक्सटेंशन हो सकता है और ब्रह्मांडीय ऊर्जा को बैलेंस करने का एक पावरफुल टूल भी। जी, वास्तु सिर्फ नक्शा या दिशाएं नहीं, बल्कि ग्रहों की सटल एनर्जी को साधने का एक गहरा विज्ञान हो सकता है। बिल्कुल, और इस पूरी बातचीत से एक बात साफ है कि हम ज्योतिषीय प्रभावों के सिर्फ पैसिव रिसीवर नहीं हैं। अच्छा। हम अपने रहने की जगह की एनर्जी को समझकर, उसे अपनी जरूरत और वास्तु के हिसाब से ढालकर उन प्रभावों को एक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। मतलब हम अपने माहौल के प्रति ज्यादा जागरूक और जिम्मेदार बने। हाँ, ये सिर्फ पूजा पाठ पर डिपेंड रहने से आगे बढ़कर अपने माहौल को ही एक लगातार चलने वाला अनुष्ठान बनाने जैसा है। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके सोचने के लिए। जरूर। अगर घर वाकई एक यंत्र है, एक एनर्जी ट्रांसफॉर्मर, जैसा कि ये लेख कह रहा है, हाँ, तो क्या हम अपने घर में छोटे छोटे सोचे समझे बदलाव करके, जैसे असामान की जगह बदलना या रंगों का इस्तेमाल या कोई खास चीज रखना, क्या इनसे हम अपनी पर्सनल एनर्जी और अपनी लाइफ के अनुभव को वाकई पॉजिटिवली बदल सकते हैं? इस लेख के हिसाब से वो छोटे कदम क्या हो सकते हैं? ये वाकई सोचने वाला सवाल है। अपने आसपास की दुनिया को एक अलग नजरिए से देखने का मौका देता है।